अस्सलाम वालेकुम। फरवरी 2024 के इलेक्शन सर्वे के लिए मैंने अपने सफ़र का आगाज़ चित्राल NA1 से किया था। मेरे सर्वे के मुताबिक यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीत रहे थे। चित्राल से वापसी पर मेरे साथियों ने कहा कि यहाँ तक आ गए हैं तो वादी कैलाश का चक्कर भी लगा लेते हैं, जो हमारी वापसी के रास्ते पर ही पड़ता है। सही पूछें तो इस फरमाइश में कुछ मेरी ख्वाहिश का भी दखल था। सो हम सुबह सवेरे चित्राल से बम्बू रेत के लिए रवाना हो गए। पहाड़ों के दामन में ये छोटी सी बस्ती दुनिया भर के सयाहों को खींच लाती है। जब हम वहाँ गए तो सर्दियाँ थी, इसलिए बम्बू रेत में हमें बाहर से आए हुए लोग कम ही मिले, वरना मकामी लोग ही थे जो अपने कारोबारी ज़िंदगी में मसरूफ़ थे। वहीं एक छोटे से ढाबे पर हम चाय के लिए रुके तो एक फ्रांसीसी फ़ोटोग्राफ़र से मुलाकात हो गई। वो शख्स बम्बू रेत में कई दिन से मुकीम था। उसने हमें गलों में कैमरे लटकाए देखा तो मुझसे पूछा, तुम सहाफ़ी हो? मैंने इस बात में जवाब दिया और अपने काम की नोयत बताई तो उसने अगला सवाल किया, इमरान खान इलेक्शन जीत जाएंगे? मैंने उसका जवाब हाँ में दिया तो वो ज़रा तवक्कुफ़ के बाद बोला, बुरा मत मानना कि मैं पाकिस्तान की सियासत पर बात कर रहा हूँ, मगर मैं जब से पाकिस्तान आया हूँ यहाँ की ख़बरें देख रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि इमरान खान जीत भी गए तो जीतने नहीं दिया जाएगा। मैंने बुरा तो नहीं माना, लेकिन उससे पूछा ज़रूर कि तुम भी कहीं सहाफ़ी तो नहीं? उसने हंसकर कहा, पहले सहाफ़ी ही था, अब पिछले 2 साल से सिर्फ फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ और यही तस्वीरें बेचकर गुजारा करता हूँ। चाय ख़त्म होने के साथ ही बात ख़त्म हुई। उसने अपनी राह ली, मगर उसकी ये बात कि इमरान खान को जीतने नहीं दिया जाएगा मुझे कुछ अजीब लगी, क्योंकि उस वक्त तक मुझे लग रहा था कि अवाम का फ़ैसला बहरहाल कबूल किए बगैर गुजारा नहीं। इसके बाद मेरा सफ़र जारी रहा और कई दिन तक हर चंद घंटे बाद ऐसी खबरें आती जिनसे पता चल रहा था कि साबिक फ़्रांसीसी सहाफ़ी ने चंद दिनों के अंदर जो नतीजा अख़ज़ किया था दरअसल वही होने जा रहा है। हैरत इस बात पर हो रही थी कि आसमानों के हर इक़दाम के बाद हर हलके में लोग ज़्यादा शिद्दत के साथ तहरीक इंसाफ के हामी होते चले जा रहे थे। मैं ठहरा आम आदमी का बयान चलाने वाला सहाफ़ी तो मुझे ज़मीनी सूरत हाल मुख्तलिफ दिखाई दे रही थी, जबकि बड़े सहाफ़ी अपने कमरों में बैठकर ही बता रहे थे कि तहरीक इंसाफ नहीं जीत पाएगी। जब सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान छीन लेने का फ़ैसला कर दिया तो अगले रोज़ मैं मुल्तान के उस हलके में था जहाँ से जहांगीर तरीन इलेक्शन लड़ रहे थे। उनकी बेहतरीन तस्वीरों और इलेक्शन मुहिम के दीगर इंतजामात देखकर लग रहा था कि इस हलके में सिर्फ उन्हीं की मुहिम चल रही है। इसके बरक्स लोगों से बात करके पता चल रहा था कि उनके वोट का रुख तहरीक इंसाफ की तरफ है, चाहे इसके पास इंतखाबी निशान हो या ना हो। हल्का बहल्का होते हुए मैं हैदराबाद पहुंचा तो ख्याल था कि ये रवायती तौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का इलाका है, इसलिए लोग शायद इसी जमात का नाम लेंगे। दोपहर से लेकर शाम तक और लतीफ़ाबाद से लेकर फुलेली तक लोगों से बात हुई। हैरान कुन तौर पर हैदराबाद भी तहरीक इंसाफ की तरफ जा चुका था। जब हैदराबाद का सर्वे टीवी पर चला तो यूँ समझिए छोटा मोटा तूफ़ान आ गया। आखिरकार मुझे कराची में किए गए अपने सर्वे के नताइज रोकना पड़े। उसकी वजह इलेक्शन कमीशन था, ना कोई अदालत, बस एक आसमानी हुक्म था जिसे मेरे चैनल की इंतज़ामिया को और मुझे मानना पड़ा। हैदराबाद के बाद मैं कराची पहुंचा तो वहां लोग एक ही बात कर रहे थे कि वोट तहरीक इंसाफ का है, मगर MQM के लोग असम्बलियों में बिठाए जाएंगे। यूँ कहना चाहिए कि इलेक्शन के निज़ाम से जितनी मायूसी कराची में दिखाई देती है वो मुल्क भर में कहीं दिखाई नहीं देती। बहरहाल जब मैं लाहौर पहुंचा तो मैंने 8 फरवरी 2024 के इंतज़ामात समझने की कोशिश की। इन्हीं कोशिशों के दौरान मुझे पता चला कि पाकिस्तान में इमरान खान के एक मुखालिफ सहाफ़ी इलेक्शन से पहले इंटरनेट बंद करने का मशवरा दे रहे हैं। इलेक्शन से 4 या 5 दिन पहले ये भी तकरीबन सभी को पता चल गया था कि इलेक्शन कमीशन का कंप्यूटर सिस्टम ठीक नहीं चल रहा और वो किसी वक्त भी बैठ सकता है। फिर वही हुआ। इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद हो गया। इलेक्शन के इब्तदाई नताइज आना शुरू हुए तो फिर वो वारदात पड़ना शुरू हुई जिसे धांधली कहते हैं। इलेक्शन में वोट तहरीक इंसाफ को मिले थे, मगर फॉर्म 47 पर नशिस्तें किसी और को मिल रही थीं। ये सब कुछ दुनिया देख रही थी और दौलत मुश्तरका के नुमाइंदे भी देख रहे थे। इन सबों ने नवंबर 2024 में अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके दौलत मुश्तरका के सेक्रेटरी जनरल को भेज दी थी, मगर किसी नामालूम वजह से ये छप नहीं रही थी।
آخر کار یہ رپورٹ کچھ صحافیوں کے ہاتھ لگ گئی اور اب یہ انٹرنیٹ پر دستیاب ہے۔ میرے اپنے ذرائع سے میں ابھی تک اس رپورٹ کے مصدقہ ہونے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر یہ ضرور ہے کہ دولت مشترکہ نے اپنی رپورٹ 1 مہینے کے اندر ہی جاری کرنے کا کہہ دیا ہے۔ جو رپورٹ اس وقت سامنے ہے، اسے پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اسی طرح کی رپورٹ ہے جیسی دولت مشترکہ الیکشنوں کے بارے میں جاری کرتی ہے۔ اس میں جو کچھ بتایا گیا ہے وہ سب کچھ پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ رپورٹ میں تحریک انصاف سے انتخابی نشان لینے سے لے کر فارم 45 اور 47 کے درمیان فرق بھی واضح کیا گیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 2024 کے الیکشن سے پہلے حکومت اور الیکشن کمیشن کے اقدامات مجموعی طور پر تحریک انصاف کے خلاف ہی جا رہے تھے۔ اسے پاکستان میں پری پول ریگنگ کے عنوان سے جانا جاتا ہے۔ الیکشن کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میری رائے یہ ہے کہ ووٹ ڈالنے سے پہلے جو کچھ بھی کر لیا جائے، عوام اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے ووٹ کسے دینا ہے۔ ووٹوں کے دن یعنی 8 فروری 2024 کو جو کچھ ہوا، پاکستان میں صرف یہی حساب ہو جائے تو ہم جمہوریت کے راستے پر چل پڑیں گے۔ دیر سے ہی صحیح، اس رپورٹ کے جاری ہونے سے فرق یہ ضرور پڑے گا کہ دنیا جو ہمارے الیکشن کے بارے میں پہلے سے ہی بہت کچھ جانتی ہے، ایک دفعہ پھر سوالات اٹھائے گی۔ حکومت اگر اس رپورٹ کا جواب دے گی تو اسے مزید جھوٹ تراشنا ہوگا۔ یوں سوال در سوال میں یہ اپنے لیے ہی مشکلات پیدا کرتی چلی جائے گی۔ جہاں تک اس کے سیاسی نقصان کی بات ہے تو اب یہ پورا نہیں ہو سکتا۔ میں الیکشن سروے کر رہا تھا اور میرے سروے کے مطابق مسلم لیگ نون 2 درجن سے بھی کم نشستیں جیت رہی تھی۔ میں نے یہ بات کہنا شروع کی تو مجھے بہت سارے لوگوں کی طرف سے سخت سننا پڑی۔ الیکشن سے 3 دن پہلے مجھے ذرائع سے الیکشن کے حتمی نتیجے کے بارے میں پتہ چلا، جس کے مطابق مسلم لیگ نون کے حصے میں آنے والی نشستوں کی تعداد 2 درجن سے کہیں زیادہ تھی۔ میں نے یہ نتائج بھیجنے والے سے پوچھا کیا یہ کسی سروے کے نتائج ہیں، تو انہوں نے کہا نتائج یہی ہیں، چاہو تو فلاں فلاں اخبار میں پڑھ لو۔ جب 10، 11 اور 12 فروری کو الیکشن کمیشن کے نتائج تیار ہو رہے تھے تو وہی تھے جو میرے ذرائع نے بھیجے تھے۔ میرے سروے کے نتائج فارم 45 پر تقریباً 100% درست تھے، البتہ فارم 47 پر کافی حد تک غلط تھے۔ چلیے، میری یا میرے سروے کی تو کوئی حیثیت نہیں، لیکن اب لگتا ہے کہ دولت مشترکہ کی رپورٹ ان لوگوں کو ضرور غلط ثابت کر دے گی جنہوں نے پاکستان کے الیکشن کو دنیا کی نظروں میں مذاق بنا دیا ہے۔ اور یاد رہے کہ آنے والے ہفتوں میں پاکستان کے الیکشن کا بوجھ اٹھانا موجودہ نظام کے لیے مشکل تر ہونے والا ہے۔ یہ رپورٹ بڑھتے ہوئے بوجھ کو مزید بڑھا دے گی۔ شکریہ۔